तो हस्तिनापुर के इतिहास में एक ऐसा दौर था जब गलियारे बिल्कुल सूने थे, सिंहासन खाली था और भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ था। हाँ। और फिर नियोग के बाद, यानी वो प्रथा जिसके तहत वंश को आगे बढ़ाने के लिए किसी ऋषि को जिम्मेदारी दी जाती थी, उस खामोशी को 3 बच्चों की किलकारियों ने तोड़ा। हाँ। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। आज की हमारी एक गहरी पड़ताल इन्हीं 3 राजकुमारों के बारे में है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि वो पल हस्तिनापुर के लिए कितना बड़ा था। बिल्कुल। एक वंश जो खत्म होने की कगार पर था, उसे एक साथ 3 उम्मीदें मिल गई थीं। स्त्रोतों में सत्यवती की उस राहत भरी मुस्कान का जिक्र आता है, जिसमें वो कहती हैं, अब वंश सुरक्षित है। और भीष्म की प्रतिज्ञा भी तो है। हाँ, दूसरी तरफ भीष्म की प्रतिज्ञा है, जो इन बच्चों को देखकर एक नया रूप ले लेती है। वो कहते हैं, ये तीनों ही अब मेरे शिष्य हैं, यही हस्तिनापुर का भविष्य है। तो मतलब दांव पर सिर्फ 3 राजकुमारों का भविष्य नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरे साम्राज्य का भविष्य था। और यहीं से ये देखना दिलचस्प हो जाता है कि उनके जन्म की परिस्थितियां और उनके अंदर के जो गुण थे, वो कैसे उनकी नियति की पटकथा लिख रहे थे। चलिए इसी पटकथा को खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े भाई धृतराष्ट्र की। हमें जो ब्यौरा मिलता है वो बताता है कि वो जन्म से ही देख नहीं सकते थे, लेकिन उनके शरीर में ताकत गजब की थी। कहते हैं शेर जैसा शरीर था उनका। हाँ, ये बात बार बार आती है। बचपन में खेल खेल में वो लकड़ी की गाड़ियां यूं ही तोड़ देते थे। मतलब शक्ति तो उनमें कूट कूट कर भरी थी, लेकिन वही अंधापन, वो एक कमी उन्हें अंदर ही अंदर खाए जाती थी। हाँ, उनके मन में हमेशा एक कसक रहती थी कि मुझ में राजा बनने की हर खूबी है, बस ये एक दोष ना होता। एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक संघर्ष है। सोचिए, उस युग में एक राजा के लिए शारीरिक बल सबसे बड़ी जरूरतों में से एक माना जाता था, और धृतराष्ट्र उस मामले में सर्वश्रेष्ठ थे, सबसे बेहतर। लेकिन उनकी वही शक्ति उनकी सबसे बड़ी कमजोरी के सामने बौनी पड़ जाती थी। ये जो भावना है ना कि आप योग्य होते हुए भी अधूरे हैं, ये इंसान के अंदर एक कड़वाहट भर देती है। तो ये सिर्फ एक शारीरिक अंधापन नहीं था? नहीं, ये एक मानसिक घाव था जो वक्त के साथ और गहरा होने वाला था। लेकिन क्या ये सिर्फ उनका अंधापन था, या फिर सबसे बड़ा बेटा होने का जो एक दबाव होता है, क्या वो भी इसमें कोई भूमिका निभा रहा था? सवाल बहुत अच्छा है। मुझे लगता है दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। अच्छा। सबसे बड़ा होने के नाते सिंहासन पर पहला हक उनका था, ये उम्मीद उनसे थी और दूसरों को भी थी। लेकिन उनका अंधापन उस हक पर एक सवाल खड़ा कर देता था। मतलब एक राजनीतिक बाधा। बिल्कुल। उन्हें हर पल ये डर लगा रहता था कि उनकी इस एक कमी की वजह से उनसे उनका हक छीन लिया जाएगा, और यही डर आगे चलकर उनके हर फैसले पर हावी हो गया। और यही असुरक्षा शायद बाद में क्रोध और हठ में बदल गई। हाँ, बिल्कुल। अब धृतराष्ट्र की इस अंधेरी और उलझी हुई दुनिया से निकलकर जब हम पांडु की तरफ देखते हैं, तो एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखती है। एकदम विपरीत। वो धृतराष्ट्र के एकदम उलट थे। स्रोत बताते हैं कि शरीर से वो उतने बलशाली नहीं थे, लेकिन उनका मन बहुत तेज था और धनुर्विद्या में उनका कोई सानी नहीं था। उनकी एकाग्रता की बहुत तारीफ मिलती है। कहते हैं कि गुरु जो भी कहते थे वो उनके दिमाग में छप जाता था, जैसे पत्थर पर लकीर। और सिर्फ तेज दिमाग ही नहीं, उनके स्वभाव में एक संतुलन था। वो तेजस्वी थे, लेकिन उनमें घमंड नहीं था। वो विनम्र थे, लेकिन कमजोर नहीं थे। यही वजह थी कि भीष्म को उनमें एक आदर्श राजा की छवि दिखने लगी। तो ये एक तरह से सॉफ्ट पावर की बात हो गई। मतलब ताकत के जोर पर नहीं, बल्कि अपने स्वभाव से लोगों को जीतना। बिल्कुल। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं कि जहां धृतराष्ट्र की शक्ति लोगों में एक डर पैदा कर सकती थी, वहीं पांडु का चरित्र सम्मान और प्यार पैदा करता था। और ये बात फिर आम लोगों तक भी पहुंची होगी। हाँ, धीरे धीरे महल से निकलकर आम लोगों तक पहुंचने लगी। लोगों में ये धारणा बनने लगी कि असली उत्तराधिकारी तो पांडु ही है। तो मतलब उस जमाने में भी पब्लिक अप्रूवल एक बड़ी चीज थी, बहुत बड़ी राजनीतिक संपत्ति थी। एक राजा को सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि स्वीकार्य भी होना चाहिए। पांडु की लोकप्रियता सिर्फ उनका व्यक्तिगत गुण नहीं थी, वो उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक योग्यता थी। और फिर इन दोनों के बीच एक तीसरा ध्रुव भी था, विदुर, जिनकी कहानी शायद सबसे ज्यादा पेचीदा है और सोचने पर मजबूर करने वाली भी। हाँ, उनका जन्म एक दासी से हुआ था, इसलिए वो राजमहल में रहते तो थे, पर उन्हें कभी राजकुमार का दर्जा नहीं मिला। सिंहासन की दौड़ में तो वो कहीं थे ही नहीं। लेकिन जहां तक ज्ञान और बुद्धि की बात है, वो सबसे आगे थे।
कहते हैं कि उनके गुरु भी उनके सवालों से हैरान रह जाते थे। ज्ञान की भूख कभी मिटती नहीं थी उनकी। बिल्कुल। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी थी उनका धैर्य। उन्हें धैर्य का साक्षात स्वरूप कहा गया है। शांत, स्थिर, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं, कोई क्रोध नहीं। ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि जो इंसान शायद राज्य के लिए सबसे जरूरी था, वो नियमों के हिसाब से सबसे कम महत्वपूर्ण था। ये उस समय की सामाजिक संरचना और प्रतिभा के बीच का एक बहुत बड़ा तनाव दिखाता है। जन्म ने उन्हें दौड़ से बाहर कर दिया था, लेकिन उनकी बुद्धि ने उन्हें राज्य के लिए अनिवार्य बना दिया। एक तरह से राज्य की अंतरात्मा। हाँ, वो राज्य की अंतरात्मा बन गए, जो सत्ता के खेल से दूर रहकर सिर्फ सही और गलत की बात करती थी। और यहीं ये सवाल उठता है कि असली शक्ति क्या है? ताज पहनना या ताज पहनने वाले को सही रास्ता दिखाने की क्षमता रखना। विदुर के पास पद नहीं था, पर प्रभाव था, और वो प्रभाव बहुत गहरा था। यहां से कहानी और दिलचस्प मोड़ लेती है जब तीनों भाई शिक्षा के लिए गुरु कृपाचार्य के आश्रम पहुंचे। वहां तीरंदाजी, राजनीति, धर्म, रणनीति सब कुछ सिखाया जाता था। कहते हैं कृपाचार्य का अनुशासन बहुत कठोर था, और उस अनुशासन की भट्ठी में तपकर इन तीनों के स्वभाव का जो फर्क था वो और भी साफ हो गया। वो आश्रम एक प्रयोगशाला जैसा था। कैसे? वहां उनके अंदर जो कुछ भी था वो निखर कर बाहर आ गया। धृतराष्ट्र शक्ति प्रदर्शन में हमेशा अव्वल रहते, गदा चलाने में उनका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन उनका गुस्सा अक्सर उन पे हावी हो जाता था। हाँ, और पांडु हर शस्त्र में माहिर थे, लेकिन उनका ध्यान हमेशा संतुलन और न्याय पर रहता था। और विदुर वो शास्त्रों की ऐसी व्याख्या करते थे कि लगता था कोई ऋषि बात कर रहा हो। तो गुरु ने उन्हें सिर्फ शस्त्र नहीं सिखाए, बल्कि एक तरह से उनकी नियति का आईना दिखा दिया। कहानी में एक बहुत खूबसूरत पंक्ति है, भाग्य उन्हें 3 अलग लकीरों पर लिख रहा था। बिल्कुल, शिक्षा ने उनके रास्ते तय कर दिए। ये साफ हो गया था कि धृतराष्ट्र का रास्ता शारीरिक प्रभुत्व का है, पांडु का रास्ता धर्म और न्याय पर आधारित शासन का है, और विदुर का रास्ता विवेक और सलाह का है। ये सिर्फ उनके भविष्य के काम नहीं थे। नहीं, ये उनकी नियति थी जो उस आश्रम में घड़ी जा रही थी। और जैसे ही ये तीनों युवा हुए, हस्तिनापुर के राजनीतिक गलियारों में वो सवाल गूंजने लगा जिसका सबको इंतजार था। हस्तिनापुर का अगला राजा कौन? दरबार में खेमेबाजी शुरू हो गई। हाँ, धृतराष्ट्र के समर्थक उनकी ताकत और उनके ज्येष्ठ पुत्र होने के अधिकार की दुहाई देते। उनका तर्क था कि सबसे बड़े बेटे का हक सबसे पहले है। और दूसरी तरफ पांडु के समर्थक थे जो कहते थे कि राजा सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि न्यायप्रिय और प्रजा का प्रिय होना चाहिए। तो ये सिर्फ 2 भाइयों के बीच की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये 2 विचारधाराओं का टकराव था। शक्ति बनाम योग्यता। हाँ, और जन्मसिद्ध अधिकार बनाम प्रजा की स्वीकृति। और इस सब में भीष्म कहाँ थे? उनकी चुप्पी का क्या मतलब निकाला जाए? वो तो सब कुछ देख रहे होंगे। भीष्म एक बहुत बड़ी दुविधा में थे। वो सिर्फ राजकुमारों को नहीं तौल रहे थे, वो हस्तिनापुर के भविष्य की स्थिरता को तौल रहे थे। वो जानते थे कि धृतराष्ट्र को उनका हक ना देना अन्याय होगा, लेकिन उन्हें राजा बनाना राज्य के लिए खतरनाक हो सकता है। एक नेत्रहीन राजा युद्ध में सेना का नेतृत्व कैसे करेगा? सही बात है। दूसरी तरफ पांडु हर तरह से योग्य थे, लेकिन उन्हें राजा बनाने का मतलब था बड़े भाई के अधिकार को नकारना। और विदुर इस पूरी चर्चा से हमेशा दूर रहे। उन्होंने कभी सिंहासन के लिए कोई इच्छा नहीं जताई। वो जानते थे कि उनका स्थान कहाँ है। और शायद उनकी इसी दूरी ने उन्हें और भी ज्यादा सम्मानजनक बना दिया। बिल्कुल, वो सत्ता की इस दौड़ में शामिल नहीं थे, इसलिए उनका विवेक निष्पक्ष था। वो किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं थे, वो सिर्फ धर्म और राज्य के हित में थे। तो आखिरकार फैसला क्या हुआ? धीरे धीरे एक निर्णय ने आकार लेना शुरू किया। धृतराष्ट्र का अंधापन उनकी योग्यता पर एक ऐसा सवाल बन गया जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। और पांडु की लोकप्रियता, उनका तेज और न्यायप्रिय स्वभाव, वो सबकी सहमति का आधार बन रहा था। और विदुर का ज्ञान, वो तो राज्य के लिए एक अनिवार्य स्तंभ माने ही जा चुके थे। और इस तरह तीनों की भूमिकाएं तय हो गईं। पांडु राजा बने, विदुर उनके प्रधानमंत्री और सलाहकार बने, और धृतराष्ट्र, उन्हें एक सम्मानित बड़े भाई और राजकुमार का दर्जा दिया गया, लेकिन सिंहासन नहीं। और यहीं पे उस दिन, उस फैसले के साथ ही भविष्य के एक भयानक संघर्ष का बीज बो दिया गया। तो क्या ये कहना सही होगा कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर पांडु को बिठाने का फैसला सही होते हुए भी धृतराष्ट्र को नजरअंदाज करना एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी? ये एक त्रासदी है। फैसला तार्किक था,
न्याय संगत भी लग रहा था, लेकिन इसने अनजाने में धृतराष्ट्र के मन में अन्याय की एक ऐसी आग जला दी जो कभी बुझी नहीं। सिंहासन से वंचित होने का उनका व्यक्तिगत दर्द, उनकी निजी पीड़ा अब एक संस्थागत अन्याय बन गई। उन्हें लगा कि उनके अधिकार को उनकी एक शारीरिक कमी की वजह से बेरहमी से कुचल दिया गया है। और यही अन्याय और पीड़ा की विरासत वो अपने पुत्रों यानी कौरवों को देंगे। बिल्कुल। कहानी सिर्फ ये नहीं है कि राजा कौन बना, असली कहानी ये है कि उस चुनाव का नतीजा क्या हुआ। धृतराष्ट्र को सिंहासन ना मिलना सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, ये एक भावनात्मक विस्फोट का कारण बना जिसने आने वाले दशकों तक हस्तिनापुर की नींव को हिलाकर रख दिया। तो हमने देखा कि कोई एक घटना नहीं, बल्कि जन्म, स्वभाव, शिक्षा और परिस्थितियों के एक जटिल ताने बाने ने इतिहास के सबसे बड़े महाकाव्य की भूमिका तैयार की। 3 भाई, तीनों अपनी अपनी जगह असाधारण, लेकिन किस्मत ने उन्हें ऐसे रास्तों पर डाल दिया जो टकराने के लिए ही बने थे। हाँ, धृतराष्ट्र की ताकत ही उनकी पीड़ा बन गई। पांडु की योग्यता ने उन्हें सिंहासन तो दिया, पर साथ में एक बड़े भाई की कभी ना खत्म होने वाली ईर्ष्या भी दी। और विदुर का ज्ञान? उनका ज्ञान उन्हें शक्तिहीन रहते हुए सब कुछ चुपचाप देखने के लिए मजबूर करता रहा। यहाँ एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। अगर विदुर, जो सबसे ज्ञानी और धर्म को समझने वाले थे, अपने जन्म के बंधन से आजाद होते और सिंहासन के दावेदार होते, तो हस्तिनापुर का भविष्य क्या होता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या उनकी बुद्धि और नीति का ज्ञान हस्तिनापुर को विनाश के उस रास्ते पर जाने से रोक सकता था जिस पर वो चल पड़ा था? ये कहानी शायद इसी सवाल का एक दुखद जवाब है। मतलब, जब कोई समाज विवेक और ज्ञान पर वंश या जन्म को प्राथमिकता देता है, तो उसका अंत अक्सर त्रासद ही होता है।